इमरान और डेंजर मैन डॉक्टर होस्टन के सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। डॉक्टर होस्टन ने कुर्सी पर मजबूत रस्सियों के साथ बंधा हुआ था। उसका सर अभी तक ढलका हुआ था। डेंजर मैन ने उसे होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन अभी तक डॉक्टर होस्टन पर इसका कोई असर नहीं हुआ था, ना उसे होश आया था। कैसा इंजेक्शन लगाया है तुमने? इसे तो अभी तक होश ही नहीं आया है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने न जाने से कैसे बेहोश किया है, वरना इस इंजेक्शन के लगते ही बेहोशी का असर खत्म हो जाता है और इंसान होश की दुनिया में आ जाता है। डेंजर मैन ने कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, उसी लम्हे डॉक्टर होस्टन के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसके मुंह से कराहों की आवाज़ें निकलने लगी। लो आगे होशी से, डेंजर मैन ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे डॉक्टर होस्टन ने आंखें खोल दी। उसने आंखें खोलते ही उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे एहसास हो गया कि वो कुर्सी पर रस्सियों से मजबूती से बंधा हुआ है। क्या मतलब ये सब क्या है? डॉक्टर होस्टन ने अपने सामने बैठे हुए इमरान और डेंजर मैन की तरफ देखते हुए बुरी तरह से चीख कर कहा। इमरान को देखते ही उसे साबिका मंजर याद आ गए थे, जब उसकी इमरान से फाइट हुई थी और इमरान ने उसे बिलाहिर चौथ कर दिया था। वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इमरान ने शोख लहजे में कहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और ये अगलस तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? डॉक्टर होस्टन ने डेंजर मैन की तरफ हैरत से देखते हुए कहा। मेरे साथ इस बेचारे ने क्या करना है, लेकिन ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला है इसका मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है। इमरान ने कहा। क्या मतलब, क्या करेगा ये मेरे साथ? डॉक्टर होस्टन ने हकलाते हुए कहा। ये तुम इसी से पूछो। इमरान ने कहा। मैं तुम्हारे टुकड़े करके इस जंगल में फेंक दूंगा। होस्टन, तुमसे मुझे पुराने हिसाब चुकाने हैं। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान पहुंचा था और अब मुझे पता चला है कि तुम ग्रेट एजेंसी के लिए काम करते हो, तो मुझे तुम पर और ज्यादा तैश आ रहा है। अब मैं तुम्हारा पहले से ज्यादा भयानक हश्र करूंगा। डेंजर मैन ने कराते हुए कहा। क्या मतलब, तुम्हें किसने कहा है कि मैं ग्रेट एजेंसी के लिए काम करता हूँ? डॉक्टर होस्टन ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। अगर तुम ग्रेट एजेंसी के लिए काम नहीं करते तो फिर ग्रेट एजेंसी के बाद सालमन के कहने पर मेरे पीछे क्यों आए थे और मुझे और मेरे साथियों को हलाक करने की कोशिश क्यों की थी? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। इसके लिए सालमन ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसने मुझसे फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक कर दूं तो वो इसके बदले में मेरी लाट जान बख्शी करा देगा और मैं अंडरवर्ल्ड में रहकर अपने साबिका काम कर सकूंगा। मेरे लिए ये ऑफ़र बहुत बड़ी थी, लेकिन लार्ड जो अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ा हुआ था, उससे मेरी जान भी बच सकती थी और ग्रेटलैंड में तेज़ी से ख़त्म होते हुए अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम भी बन सकता था। इसीलिए मैंने सालमन की ऑफ़र कबूल कर ली थी। डॉक्टर होस्टन ने कहा। ये झूठ बोल रहा है। इमरान ने मुंह बनाकर डेंजर मैन से मुखातिब होकर कहा। शट अप यू नॉनसेंस, मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? डॉक्टर होस्टन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। लो डेंजर मैन, ये तो मुझे शट अप होने के साथ साथ नॉनसेंस भी कह रहा है। अब तुम बोलो, शायद ये तुम्हें शट अप ना करे और ना नॉनसेंस कहे। इमरान ने कहा तो डेंजर मैन एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसे उठते देखकर डॉक्टर होस्टन बुरी तरह से चौंक पड़ा और फिर ये देखकर उसकी आंखों में खौफ दौड़ गया कि डेंजर मैन ने अचानक अपने पुराने कोट की जेब से एक तेज धार वाला छोटा सा खंजर निकाल लिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ डेंजर मैन, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम इसकी असलियत नहीं जानते। ना जाने इसने अपनी बातों में तुम्हें कैसे फंसाया है, लेकिन जब मैं तुम्हें इसकी असलियत बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगे। ये पाकिशा का जासूस है। होस्टन ने डेंजर मैन को खंजर लेकर अपनी तरफ आते हुए देखकर तेज तेज बोलते हुए कहा। ये जो भी है मेरा मोहसिन है और मैं अपने मोहसिन के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नर्म सलूक करूं और तुम्हारी मौत आसान हो तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। डेंजर मैन ने हंजर लेकर उसके सामने खड़े होते हुए कराहट भरे लहजे में कहा। वो हंजर हाथ में लिए दूसरे हाथ से उसकी धार पर उंगलियां फेर रहा था। कैसा सच? डॉक्टर होस्टन ने हंजर की तरफ नजरें जमाते हुए कहा। लार्ड ने अंडरवर्ल्ड के हाथ में का तहैया कर रखा है। उसने बड़े बड़े बदमाशों को अंडरवर्ल्ड छोड़कर इस जंगल में पहुंचा दिया है और तुम हर तरफ आज़ाद घूमते फिर रहे हो। इसकी कोई तो वजह होगी। डेंजर मैन ने कहा। लार्ड से बचने के लिए मैं भी भागता फिर रहा हूँ। उसके लिए मुझे ना जाने कितने ठिकाने और मेकअप बदलने पड़ते हैं। डॉक्टर होस्टन ने कहा। उसी लम्हे डेंजर मैन का हाथ घूमा और माहौल डॉक्टर होस्टन की इंतहाई दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। डेंजर मैन ने हंजर वाला हाथ घुमाकर एक ही बार में उसके आधे से ज्यादा नाक काट दी थी। कटी हुई नाक से खून का फवारा सा उबल पड़ा था और डॉक्टर होस्टन ने चीखते हुए बुरी तरह से सर मारना शुरू कर दिया था। गुड शो, ये अभी झूठ ही बोल रहा था। इमरान ने डेंजर मैन को डॉक्टर होस्टन की नाक काटते देखकर कहा। ये तुम क्या कर रहे हो? नॉनसेंस, मैं सच कह रहा हूँ। डॉक्टर होस्टन ने हल्के के बाल चीखते हुए कहा। तो डेंजर मैन का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और माहौल डॉक्टर होस्टन की इंतहाई कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। इस पर डेंजर मैन ने हंजर मारकर डॉक्टर होस्टन का दायां कान उड़ा दिया था। रुको रुको, मैं बताता हूँ। फॉर गॉड सेक, मुझ पर इस कदर वहशियाना जुल्म मत करो। डॉक्टर होस्टन ने तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह से चीखते हुए कहा। बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं एक एक करके तुम्हारे जिस्म के तमाम अज़ा काट डालूंगा। डेंजर मैन ने कराते हुए कहा। पप पप पानी, मुझे पानी पिलाओ। डॉक्टर होस्टन ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस वक्त जब तुम हमारे सामने सब कुछ उगल दोगे। डेंजर मैन ने कराकर कहा। मम मम मेरा हलक खुश्क हो रहा है। मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर होस्टन ने कहा। मैंने कहा है ना कि तुम्हें इस वक्त तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं दोगे। डेंजर मैन ने उसी अंदाज में कहा। इसे पानी पिलाओ वरना वाकई इसके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। इमरान ने कहा तो डेंजर मैन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा।
इमरान के चेहरे पर संजीदगी देखकर वो एक झटके से उठा और बाहर निकल गया। इमरान गौर से डॉक्टर होस्टन की तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी कुव्वत मुदाफ़त दम तोड़ रही थी। इमरान ने एक तवील सांस लिया और उसने कैबिन में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजरें कैबिन के छत के एक कोने पर जम गई, जहाँ एक होल सा बना हुआ था। इमरान चंद लम्हे इस होल को देखता रहा। उसी लम्हे डेंजरमैन दोबारा अंदर आ गया। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। इमरान को खड़ा देखकर वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर वो सर झटक कर डॉक्टर होस्टन के करीब आ गया, जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। डेंजर मैन ने बोतल का कार्क दांतों से निकाल कर एक तरफ फेंका, फिर वो डॉक्टर होस्टन के अकब में आ गया। उसने एक हाथ से डॉक्टर होस्टन के बाल पकड़कर उसका सर उठाया और डॉक्टर होस्टन ने चीखते हुए आंखें खोल दी। लो पियो, डेंजर मैन ने घरा कर कहा और बोतल का मुंह डॉक्टर होस्टन के मुंह से लगा दिया। जैसे ही शराब डॉक्टर होस्टन के मुंह में गई, उसका मुंह और ज्यादा खुल गया और वो शराब गटागट पीता चला गया। शराब पीते हुए उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गई थीं। क्या देख रहे हो प्रिंस? डेंजर मैन ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। क्या तुम अपने क्राइम ट्राइब को किसी जगह से मॉनिटर भी करते हो? इमरान ने पूछा। नहीं, क्राइम ट्राइब इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे मॉनिटर कर सकूं। जो है सभी मेरे सामने होते हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? डेंजर मैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर ये शॉर्ट सर्किट कैमरा यहाँ क्यों लगा हुआ है? इमरान ने कहा तो डेंजर मैन उछल पड़ा। शॉर्ट सर्किट कैमरा? उसने हैरत भरे लहजे में कहा और बोतल डॉक्टर होस्टन के मुंह में छोड़कर तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। कहाँ है कैमरा? डेंजर मैन ने तेज लहजे में कहा तो इमरान ने उंगली उठाकर इस होल की तरफ इशारा किया, जिसे वो पहले से देख रहा था। यहाँ तो एक छोटा सा होल है, कैमरा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। डेंजर मैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। गौर से देखो, कैमरा हॉल के अंदर लगा हुआ है। इस साइड पर आओ तो तुम्हें कैमरे के लेंस की चमक दिखाई देगी। इमरान ने साइड में हटकर कहा तो डेंजर मैन फौरन इस जगह आ गया जहां इमरान खड़ा हुआ था। उसने गौर से हॉल की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। तुम्हारे इस ट्राइब पर लॉर्ड फोर्स की नज़र है अगलस। वो तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर रख रही है, डॉक्टर होस्टन ने कहा, जिसके मुंह से बोतल निकलकर नीचे गिर गई थी। वो शराब पीकर पहले से कदरे बेहतर दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनकर इमरान और डेंजर मैन चौंक कर उसकी तरफ देखना शुरू हो गए। मुझे पहले ही शक था कि लॉर्ड ने तुम्हें ऐसी जगह बिठाकर सब पर नजर रखने का जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा। इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि ऐसे कैमरे सारे ट्राइब में लगे हुए हैं? डेंजर मैन ने इमरान की बात अनसुनी करते हुए डॉक्टर होस्टन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, इस जंगल के एरिया में मुसल्लह लॉर्ड फोर्स मौजूद है जो तमाम हरकत पर नजर रखती है। वो मुझ पर होने वाला तशद्दुद भी देख रहे होंगे। और अब तुम सब बच कर रहना, क्योंकि मैं लॉर्ड का खास आदमी हूँ। जब लॉर्ड को पता चलेगा कि मैं मुश्किल में हूँ तो वो फौरन लॉर्ड फोर्स को हरकत में लाएगा। कुछ ही देर में लॉर्ड फोर्स यहाँ पहुँच तुम सब पर कयामत तोड़ देगी। डॉक्टर होस्टन ने तंजिया लहजे में कहा तो डेंजर मैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हंजर वाला हाथ उठाया, जैसे वो एक ही बार में डॉक्टर होस्टन की इशारा काट देना चाहता हो। रुक जाओ, इसे हलाक ना करो, इसका मुंह खुलवाओ। मैं जाकर चेक करता हूँ कि क्या वाकई इसकी बात सच है या ये झूठ बोल रहा है। इमरान ने कहा तो डेंजर मैन का हंजर वाला हाथ उठे का उठा रह गया। इमरान ने तेजी से मुड़ा और कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर उसके साथी भी सब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। तुम सब मेरे साथ जल्दी आओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो उसके फौरन साथी उठकर खड़े हो गए। इमरान तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ा तो वो सब उसके पीछे चले गए। हमें किसी हाली कैबिन में जाना है, इमरान ने एक बदमाश से मुखातिब होकर कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया और दाएं तरफ मौजूद एक कैबिन की तरफ इशारा किया तो इमरान तेजी से आगे बढ़ गया। इस कैबिन का भी दरवाजा नहीं था। कैबिन में दाखिल होकर इमरान ने उसे तेज नजरों से चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर उसकी नजरें एक हॉल पर जम गईं। ये हॉल भी ठीक उसी तरह कमरे की छत के पास एक कोने में था। क्या देख रहे हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने कोई जवाब ना दिया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसी कोने के करीब आ गया जहां ऊपर हॉल में कैमरा लगा हुआ था। क्राइम ट्राइब में हर तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे जंगल के किसी हिस्से में मौजूद लॉर्ड फोर्स उन पर नजर रखती है। जूलिया, तुम्हारे बैग में एक पोर्ट्रेट लाइट मशीन है। तुम ये मशीन लेकर ट्राइब के शुमाली कोने की तरफ चली जाओ और वहां जाते ही मशीन ऑन करके कहीं छुपा दो। तनवीर, तुम्हारे पास LSS मशीन है। तुम इसे जुनूबी कोने की तरफ ले जाओ। और सफदर, तुम्हारे पास D100 मशीन है जो तुमने मगरबी कोने में लगानी है। इस तरह के अपने शकील के पास रेड पावर मशीन है जो मशरकी कोने की तरफ लगाई जाएगी। चारों मशीनें ऑन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ एक और मशीन ऑन कर दूंगा। मेरे पास 100S1 मशीन से तुम्हारी लगाई हुई चारों मशीनें लिंक्ड हो जाएंगी। तो मैं अपनी लगाई हुई मशीन को फुल चार्ज कर दूंगा। इन मशीनों के लिंक्ड होते ही यहाँ हर तरफ हार्ट रेस फैल जाएगी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद क्राइम ट्राइब को भी मुकम्मल तौर पर महफूज कर देगी। और अगर लॉर्ड फोर्स ने यहाँ आकर कार्रवाई की तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। इमरान ने तेज तेज बोलते हुए कहा। लेकिन अगर जूलिया ने कहना चाहा। ये लेकिन और अगर मगर का वक्त नहीं है। पहले जो कहा है इस पर अमल करो, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। इमरान ने तेज लहजे में कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए और तेजी से मुड़कर कैबिन से निकलते चले गए। मैं क्या करूं? एंड्रे ने कहा जो उनके साथ ही कैबिन में आ गया था। तुम यहाँ मेरे साथ रुको, इमरान ने कहा तो एंड्रे ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जूलिया, सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील के बाहर जाते ही इमरान ने अपने कांधे से बैग उतारा जो बदस्तूर उसकी कमर से लटका हुआ था। बैग जमीन पर रखकर इमरान ने उसकी जिप खोली। उसमें मौजूद एक पुराने जमाने के रेडियो जैसी मशीन निकाल ली। इस मशीन पर कई बटन और नाबें लगी हुई थी और एक मीटर भी था और जगह जगह मुख्तलिफ रंगों के बल्ब भी मौजूद थे। इमरान ने एक बटन प्रेस किया तो मशीन से हल्की हल्की जों जों की आवाज़ें निकलने लगीं।
عمران نے 2-3 بٹن پریس کیے تو ریڈیو نما مشین پر لگے سرخ رنگ کے بلب جل اٹھے۔ عمران نے مشین کی سائڈ سے کیریل نکالا اور اسے پھیلاتا چلا گیا۔ پھر عمران میٹر پر نظر رکھتا ہوا مشین پر لگی نوبیں گھمانا شروع ہو گیا۔ نابوں کے گھومتے ہی میٹر کی سوئی بھی حرکت کرنا شروع ہو گئی۔ اینڈرے غور سے عمران کی عجیب و غریب مشین پر کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ میٹر کی سوئی مخصوص پوائنٹ پر لاتے ہی عمران نے نابیں گھمانی بند کر دی اور اس کی جگہ فوراً ایک بٹن پریس کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا اسی لمحے ریڈیو نما مشین سے تیز زو زو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ آوازیں اس قدر تیز اور عجیب تھی جیسے بے شمار بدروحیں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوں۔ اینڈرے نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اینڈرے نے اونچی آواز میں کہا، کیونکہ ریڈیو نما مشین سے نکلنے والی آوازیں کیبن میں زیادہ گونجنا شروع ہو گئی تھیں۔ ابھی بند ہو جاتی ہیں یہ آوازیں، عمران نے کہا۔ اس کی نظریں مشین پر لگے 4 مختلف بلبوں پر لگی ہوئی تھی جو ابھی تک آف تھے۔ اسی لمحے ڈینجر مین تیز تیز چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے عمران کو مشین کے ساتھ دیکھا تو چونک کر وہیں رک گیا۔ پھر اس نے بھی زو زو کی تیز آوازوں سے بچنے کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ کیسی مشین ہے؟ ڈینجر مین نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، میں تمہارے کرائم ٹرائب کو ہر خطرے سے محفوظ بنا رہا ہوں، عمران نے جواباً چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مشین پر سبز رنگ کا ایک بلب جل اٹھا۔ جیسے ہی بلب جلا عمران نے فوراً اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مشین پر نیلے رنگ کا ایک بلب روشن ہو گیا۔ عمران نے اس بلب کے نیچے لگا ہوا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مشین کا زرد بلب جلنے لگا تو عمران نے اس کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جلدی کرو تنویر جلدی، عمران نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے مشین کا آخری بلب جو سفید رنگ کا تھا جل اٹھا تو عمران نے فوراً بلب کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ جیسے ہی اس نے چوتھا بٹن پریس کیا تو مشین سے زو زو کی آوازیں نکلنا بند ہو گئیں۔ البتہ چاروں رنگ کے بلب اب تیزی سے جلنا بجھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان بلبوں کو جلتا بجھتا دیکھ کر عمران کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ مشین سے نکلنے والی آوازیں چونکہ ختم ہو گئی تھیں، اسی لیے ڈینجر مین اور اینڈرے نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ اینڈرے، یہ مشین اٹھاؤ اور اسے کسی درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر لے جا کر ایڈجسٹ کر دو، عمران نے مشین اٹھا کر اینڈرے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اینڈرے نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے مشین لی اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ آخر یہ ہے کہ اور تم یہ سب کچھ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ڈینجر مین نے اینڈرے کے باہر جاتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر ہوسٹن نے کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ عمران الٹا اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی تھی، اس کا جسم خنجر کے واروں سے چھلنی کر دیا تھا، لیکن وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے خنجر سے اس کی شارک کاٹ دی۔ مجھے اس کا طنز اور اس کی زبان پسند نہیں آ رہی تھی، ڈینجر مین نے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ عمران نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ لارڈ فورس یہاں پہنچنے ہی والی ہے اور اسے چھڑانے کے لیے وہ یہاں لاشوں کے پشتے لگا دے گی، ڈینجر مین نے کہا۔ ایسا ہی ہونا تھا اگر میں یہاں حفاظت کا انتظام نہ کرتا تو، عمران نے کہا۔ حفاظت کا انتظام؟ کیا مطلب؟ ڈینجر مین نے ایک بار پھر چونک کر کہا۔ جس طرح سے تمہارے اس ٹرائب کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اس سے مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ لارڈ فورس واقعی اگر ایکشن میں آ گئی تو تم سب کا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب میں نے ایسی سیٹنگ کر دی ہے کہ اگر لارڈ فورس یہاں آئی تو نہ صرف ہمیں ان کی آمد کا بروقت علم ہو جائے گا بلکہ ہم ان کے حملے روک کر ان پر جوابی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمران نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لمحے انہیں زائیں زائیں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ اب یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ڈینجر مین نے چونک کر کہا اور تیزی سے پلٹ کر کیبن سے باہر کی طرف لپکا۔ عمران بھی تیزی سے اس کے پیچھے باہر آیا۔ ابھی ڈینجر مین اور عمران کیبن سے نکلے ہی تھے کہ اچانک ماحول تیز اور انتہائی زوردار دھماکوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ دھماکوں کے ساتھ ہی ہر طرف آگ جیسی تیز سرخ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پھر کرائم ڈرائیو تیز چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ پرنسس مارگریٹ نے لارڈ کو ڈبل ڈوز کا انجیکشن لگا کر اسے اپنی ضرورت کے مطابق ہر طرح کی معلومات حاصل کر لی تھی۔ نشے میں دھت لارڈ اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا جسے پرنسس مارگریٹ کے کہنے پر پاسکل ایک ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ لارڈ نے نشے میں ان کے سامنے کچھ ایسے انکشافات بھی کیے تھے جنہیں سن کر پرنسس مارگریٹ اور پاسکل بھی حیران رہ گئے تھے۔ لارڈ گریٹ لینڈ کی ایک فعال اور سب سے بڑی ایجنسی کا چیف تھا اور چیف ہونے کے باوجود وہ گریٹ لینڈ کی حکومت کے خلاف ایک حیرت انگیز اور انوکھا جال پھیلا رہا تھا جس پر عمل کرنے کے بعد وہ نہ صرف حکومت کا تختہ الٹ سکتا تھا بلکہ برسر اقتدار بھی آ سکتا تھا، جس کے لیے لارڈ نے انڈر ورلڈ کے نامی بدماشوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا۔ لارڈ نے پرنسس مارگریٹ کو بتایا تھا کہ وہ انڈر ورلڈ کے طاقتور مجرموں کو اپنے عطاب کا شکار بنا کر انہیں ایک مخصوص پوائنٹ پر جمع کر رہا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے کام لے سکے اور پارلیمنٹ اور سینٹ کے ممبران پر قاتلانہ حملے کرا کر انہیں ہلاک کرا دیتا، پھر ان کی جگہ وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے اقتدار سنبھال لیتا۔ لارڈ کا منصوبہ بے حد بھیانک تھا۔ تمام صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد پاسکل کے مشورے پر پرنسس مارگریٹ نے لارڈ کو وہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش رسیوں سے کھول کر اس تابوت میں ڈال کر تابوت بند کر دیا تھا جس میں پاسکل چھپ کر آیا تھا۔ پاسکل نے کرسی اور فرش سے لارڈ کے خون کے دھبے ایک کپڑے سے صاف کیے، پھر اس نے خون آلود کپڑا اور وہ رسی بھی لارڈ کی لاش کے ساتھ تابوت میں ڈال دی اور تابوت لاک کر کے اس پر پھر سے گفٹ پیپر چڑھا دیا۔ کچھ دیر تک پاسکل اور پرنسس مارگریٹ لارڈ کی بتائی ہوئی معلومات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، پھر پرنسس مارگریٹ نے پاسکل کو لارڈ کی جگہ سنبھالنے کی ہدایات دیتے ہوئے کمرے سے ربڑ کی چادریں ہٹا دی اور لاک کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے۔
پاسکل نے لاڈ کے انداز میں تالی بجائی تو فوراً باہر کھڑا ایک دربان اندر آ گیا۔ اس نے اندر آتے ہی دونوں کو سلیوٹ کیا۔ M1 کو بلاؤ، پاسکل نے لاڈ کے انداز میں کہا تو دربان نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر اسے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد M1 اندر آیا تو اس نے بھی لاڈ کو سلام کیا۔ لیڈی مارگل اب واپس جائیں گی، ان کی واپسی کا انتظام کرو اور یہ تحفہ ان کے ساتھ واپس جائے گا، پاسکل نے کہا۔ یس لاڈ، M1 نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ M2، M3 اور M4 کے ساتھ اندر آیا اور ان چاروں نے گفٹ پیکنگ میں لپٹا ہوا تابوت اٹھا لیا۔ انہیں تابوت اٹھاتے دیکھ کر پرنسس مارگریٹ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاسکل نے لاڈ کے انداز میں پرنسس مارگریٹ کو لیڈی مارگل کے طور پر وہاں سے رخصت کیا اور پرنسس مارگریٹ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فور ماسٹر تابوت اٹھائے اس کے پیچھے آ گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرنسس مارگریٹ کے ساتھ آئے۔ اس کے ساتھ ہی جو لیڈی مارگل کا سیکرٹری بنا ہوا تھا اس کی مدد سے تابوت دوبارہ جیپ کے پچھلے حصے میں رکھوا رہے تھے۔ تابوت جیپ میں رکھواتے ہی پرنسس مارگریٹ جیپ میں بیٹھی اور سیکرٹری نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور جیپ وہاں سے نکالتا لے گیا۔ لارڈ فورٹ نے نکلتے ہی جیپ مین روڈ پر آئی اور پھر ان کی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ کہاں چلنا ہے مادام؟ سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے فی الحال پاسکل کے دیے ہوئے ٹھکانے پر چھوڑ دو۔ ابھی لاڈ کی طرف سے میرے باس بننے کے احکامات جاری نہیں ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ میرے لیے باس کے احکامات جاری کرے گا میں اسی وقت سالمن کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جاؤں گی اور اس کا آفس سنبھال لوں گی، پرنسس مارگریٹ نے کہا تو سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باس کو لاڈ کی جگہ لینے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ نوجوان نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ کیسی دشواری؟ پرنسس مارگریٹ نے پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ نے بتایا تھا کہ لارڈ فورٹ میں سیکیورٹی کا انتہائی فول پروف انتظام ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تابوت میں چھپے ہوئے باس کو چیک نہ کر لیے جائے یا پھر ہم جو میک اپ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ میں نے فورٹ میں الٹرا ساؤنڈ ریز کو ایک آلے سے چیک کیا تھا، نوجوان نے کہا۔ احمقانہ باتیں مت کرو سالٹن، مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اسی لیے میں ہر طرح کی تیاری کر کے ہی یہاں آئی تھی، پرنسس مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس مادام، سوری مادام، نوجوان نے کہا جس کا نام سالٹن تھا۔ مجھے رہائش گاہ پہنچا کر اس تابوت کو لے جا کر جلا کر راکھ کر دینا، اس میں لاڈ کی لاش ہے، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ یس مادام، آپ فکر نہ کریں، میں تابوت جلا کر اس کی راکھ بھی غائب کر دوں گا، سالٹن نے جواب دیا تو پرنسس مارگریٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سیل فون کی گھنٹی بجی تو پرنسس مارگریٹ نے چونک کر اپنے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکال لیا۔ یہ سیل فون سالمن کا تھا جسے پرنسس مارگریٹ نے ہوٹل میں ہلاک کیا تھا اور وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے سالمن کا سیل فون اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سیل فون پر 11 شو ہو رہا تھا۔ کس کی کال ہو سکتی ہے؟ پرنسس مارگریٹ نے ڈسپلے پر 11 دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں مادام، سالٹن نے کہا۔ میں نے تم سے نہیں کہا ہے نان سینس، اب خاموش رہنا، پرنسس مارگریٹ نے کہا تو سالٹن نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گیا۔ پرنسس مارگریٹ نے سیل فون کا کال ریسیو کرنے والا بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس پرنسس اسپیکنگ، پرنسس مارگریٹ نے ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ پرنسس کیا مطلب؟ میں نے تو بعد سالمن کو فون کیا تھا، پھر آپ سے رابطہ کیسے ہو گیا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ سالمن ہلاک ہو چکا ہے، نان سینس، لاڈ نے سالمن کی جگہ مجھے گریٹ ایجنسی کا باس مقرر کر دیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں گریٹ لینڈ کے تمام افراد کو لاڈ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا جس کے تحت آج سے میں گریٹ ایجنسی کی باس بن جاؤں گی، اسی لیے لاڈ نے سالمن کا سیل فون بھی مجھے دے دیا ہے، پرنسس مارگریٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ باس ہلاک ہو گئے ہیں؟ او یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ شٹ اپ یو نان سینس، تم مجھ سے ایسے لہجے میں بات کیسے کر سکتے ہو؟ کون ہو تم؟ فوراً اپنا تعارف کراؤ مجھے، پرنسس مارگریٹ نے بری طرح سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ سس سوری پرنسس، میں لارڈ فورس کا انچارج کیمرون بول رہا ہوں، دوسری طرف سے پرنسس مارگریٹ کی غصیلی آواز سن کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ آج سے تم بھی میرے احکامات کے پابند ہوگے کیمرون، بولو کیوں فون کیا ہے مجھے؟ پرنسس مارگریٹ نے اسی انداز میں کہا۔ میں باکیشیا سیکرٹ سروس اور ڈاکٹر ہوسٹن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، پرنسس کیمرون نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پرنسس مارگریٹ بری طرح سے اچھل پڑی۔ باکیشیا سیکرٹ سروس، ڈاکٹر ہوسٹن، کیا مطلب؟ پرنسس مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ شاید نہیں جانتے پرنسس، ڈاکٹر ہوسٹن جس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے اور وہ شارپ شوٹر ہے، سالمن کے لیے کام کرتا تھا، چونکہ ڈاکٹر ہوسٹن کے اندرونی اور بیرونی انڈر ورلڈ میں کافی روابط ہیں، اسی لیے سالمن نے باکیشیا سیکرٹ سروس کی گریٹ لینڈ آمد کا پتہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ہوسٹن کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ ڈاکٹر ہوسٹن بھی باکیشیا سیکرٹ سروس خاص طور پر علی عمران کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے اپنے طور پر جب معلومات حاصل کی تو اسے ایک ٹپ ملی جس کے تحت عمران اور اس کے ساتھ ایک گریٹ لینڈ کی ایک اہم شخصیت جس کا نام کرسٹوفر ہے کے تعاون سے گریٹ لینڈ پہنچ سکتے تھے۔ ڈاکٹر ہوسٹن نے اپنی تمام تر توجہ کرسٹوفر کی طرف مبذول کر لی۔ کرسٹوفر کا رائٹ ہینڈ اینڈرو ہے اور کرسٹوفر کا زیادہ تر کام اینڈرو ہی کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہوسٹن ذاتی طور پر اینڈرو کے پیچھے ہی لگا ہوا تھا۔ آج جب ڈاکٹر ہوسٹن نے اینڈرو کو ایک اسٹیشن ویگن میں ایئرپورٹ جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ فارس سے آنے والی انٹرنیشنل فلائٹ سے 5 افراد آئے تھے جنہیں اینڈرو نے ریسیو کیا تھا، ان میں ایک لڑکی بھی شامل تھی۔ ان افراد کو دیکھ کر ڈاکٹر ہوسٹن کو شک ہوا تھا کہ وہ باکیشیائی ایجنٹ ہو سکتے ہیں، اسی لیے خاموشی سے اینڈرو کی وین کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اینڈرو یا پھر وین میں موجود باکیشیائی ایجنٹوں کو اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تو انہوں نے وین کو شہر کے بالائی علاقے کی طرف موڑ دیا اور وہ منی وائل کی طرف چلے گئے، جس پر ڈاکٹر ہوسٹن کو یقین ہو گیا کہ وین میں باکیشیائی ایجنٹ ہی موجود ہیں جو اسے بچنے کے لیے بھاگنا چاہتے ہیں، اور سالمن نے ڈاکٹر ہوسٹن کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر اسے کسی بھی باکیشیائی ایجنٹ ہونے کا شک ہو تو وہ اسے فوراً ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی وین منی وائل کی طرف گئی ڈاکٹر ہوسٹن نے اسے منی میزائل سے اڑانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے کیمرون نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر اس نے پرنسس مارگریٹ کو مزید تفصیل بتانی شروع کر دی۔
लेकिन प्रिंसेस इमरान और डॉक्टर होस्टन के दरमियान ज़बरदस्त फाइट हुई थी, जिसके नतीजे में डॉक्टर होस्टन इमरान से मार खा गया था। डॉक्टर होस्टन के साथ 3 अफराद थे, वो तीनों मारे गए थे, जबकि इमरान ने डॉक्टर होस्टन को जिंदा पकड़ लिया था। इसके बाद मिनी वाइल में मौजूद क्रिमिनल्स जो लाट के खौफ से वहां छुपे हुए थे, धमाका और फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए थे और उन्होंने इमरान और उसके साथियों को घेर लिया था। लेकिन क्रिमिनल्स का बास, जिसका नाम अगलस है और वो क्राइम की दुनिया का डेंजर मैन समझा जाता है, इमरान का पुराना जानने वाला निकल आया और वो इमरान को लेकर मिनी वाइल्ड में चला गया। अब वो और उसके साथी डेंजर मैन के साथ मिनी वाइल्ड में मौजूद हैं। दूसरी तरफ से कैमरॉन ने बाकी की तफसील बताते हुए कहा, और डॉक्टर होस्टन, उसका क्या हुआ? प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। वो बदस्तूर उनके कब्जे में है और इमरान और डेंजर मैन उसकी ज़ुबान खुलवाकर उसे ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका और ग्रेट एजेंसी का क्या ताल्लुक है। कैमरॉन ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो और तुम्हें इन बातों का इल्म कैसे हुआ? प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। लॉर्ड के हुक्म से मेरी फोर्स ने इन क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए मिनी वाइल के हर हिस्से में इंतजाम कर रखे हैं प्रिंसेस, और हमने जगह जगह खुफिया कैमरे भी लगा रखे हैं जिनकी मदद से हम उन्हें आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। कैमरॉन ने जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। मैं मिनी वाइल के अपर जोन में हूँ, प्रिंसेस, कैमरॉन ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ कितने अफराद हैं? मेरा मतलब है मुसल्लह आदमी, प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। 30 अफराद हैं, प्रिंसेस, कैमरॉन ने जवाब दिया। क्या तुम और तुम्हारे आदमी इन क्रिमिनल्स का खात्मा कर सकते हैं? प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। यस प्रिंसेस, हम यहाँ इसीलिए मौजूद हैं ताकि अगर क्रिमिनल्स बगावत करने या यहाँ से भागने की कोशिश करें तो हम अपनी पूरी ताकत से उन्हें कुचल सकें, कैमरॉन ने जवाब दिया। गुड शो, फिर तुम अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ो और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ साथ इन तमाम क्रिमिनल्स को भी खत्म कर दो। जिस मकसद के लिए लॉर्ड उन्हें जमा कर रहा था वो खत्म हो गया है, इसीलिए अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। लेकिन प्रिंसेस, ये ग्रुप तो यहाँ लॉर्ड ने ही इकट्ठा कर रखा है और लॉर्ड का ही हुक्म है कि उन्हें इस वक्त तक जिंदा रखा जाए जब तक वो जंगल में मौजूद हैं, कैमरॉन ने हैरान होते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा है ना कि लॉर्ड को अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं लॉर्ड की ईमा पर ही तुम्हें इन सबको कुचलने का हुक्म दे रही हूँ। अगर तुम चाहो तो इस सिलसिले में लॉर्ड से खुद बात कर सकते हो, प्रिंसेस मार्गरेट ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस प्रिंसेस, मैं भी लॉर्ड से बात कर लेता हूँ। चूँकि मैं लॉर्ड फोर्स का इंचार्ज हूँ, इसीलिए माजरत के साथ मैं इस वक्त तक आपके अहकामात पर अमल नहीं कर सकता जब तक लॉर्ड खुद अहकामात ना दें, कैमरॉन ने कहा। नॉनसेंस, फिर तुमने मुझे कॉल ही क्यों की थी? ये सब बताने के लिए तुम लॉर्ड से ही रब्ता कर लेते, प्रिंसेस मार्गरेट ने उसी अंदाज में कहा। ये भी लॉर्ड का ही हुक्म था कि मिनी वाइल्ड में होने वाली एक्टिविटीज़ की तमाम रिपोर्ट सालमन को दी जाएं। अब जबकि सालमन की जगह आपने ले ली है, इसीलिए मैंने आपको हर बात बता दी है, कैमरॉन ने वाज़ेह अंदाज में कहा। ठीक है, करो बात तुम लॉर्ड से, फिर वो जैसा कहे उसी पर अमल करना, प्रिंसेस मार्गरेट ने उसीले लहजे में कहा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से जवाब सुने बगैर राब्ता ख़त्म कर दिया। उसने राब्ता ख़त्म करके तेज़ी से पास्कल के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस लॉर्ड टिमोथी फ्रॉम लॉर्ड फोर्ट। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से लॉर्ड की गराहट अमीज़ आवाज़ सुनाई दी। प्रिंसेस बोल रही हूँ, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। ओ मदाम, आप हुक्म, पास्कल की आवाज़ पहचान कर इंतहाई मुद्दाना लहजे में कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। फिर उसने कैमरॉन की कॉल के बारे में से सारी तफसील बतानी शुरू कर दी। यस मैडम, और मुझे क्या करना है? पास्कल ने पूछा। तुम उसे कह देना कि आज के बाद लॉर्ड फोर्स का तमाम कंट्रोल प्रिंसेस मार्गरेट के पास है। आज से वो लॉर्ड के बाद सिर्फ प्रिंसेस के अहकामात पर अमल करेगा, और उससे ये भी कह देना कि प्रिंसेस ने उसे जो हुक्म दिया है उस पर फ़ौरन अमल करे, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। यस मैडम, मैं कह देता हूँ उसे, पास्कल ने कहा। उसे ये भी कह देना कि मुझे लॉर्ड फोर्स की तमाम तफसीलात भी दे दे कि लॉर्ड फोर्स में कितने अफराद हैं और उनके ओहदे क्या हैं। उसके अलावा लॉर्ड फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे इन सब की रिपोर्ट्स चाहिए, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। यस मैडम, पास्कल ने कहा। आप फ़ोन बंद करो, हो सकता है कि कैमरॉन तुम्हें कॉल कर रहा हो। उसे ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम लॉर्ड नहीं कोई और हो, समझे तुम, प्रिंसेस मार्गरेट ने सख्त लहजे में कहा। यस मैडम, आप बेफिक्र हैं। कैमरॉन तो क्या, मुझसे प्राइम मिनिस्टर भी बात करेगा तो उसे भी पता नहीं चल सकेगा कि लॉर्ड की जगह किसी और ने संभाल ली है, पास्कल ने जवाब दिया। गुड शो, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। फिर उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। लॉर्ड ने भी ना जाने कहाँ कहाँ अपने पैर फैला रखे हैं, प्रिंसेस मार्गरेट ने गराहट भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे एक बार फिर सेलफोन की घंटी बज उठी तो प्रिंसेस मार्गरेट चौंक पड़ी। उसने सेलफोन का डिस्प्ले देखा तो वो एक तवील सांस लेकर रह गई। ये ग्रेट एजेंसी के सेकंड टॉप एजेंट हार्फिंग का नंबर था जो उसी के साथ काम करता था। यस हार्फिंग, प्रिंसेस मार्गरेट स्पीकिंग, प्रिंसेस मार्गरेट ने मखसूस लहजे में कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रिंसेस? मुझे लॉर्ड फोर्ट से अभी अभी एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है कि बास सालमन हलाक हो चुका है और लॉर्ड ने तुम्हें ग्रेट एजेंसी का बास बना दिया है, हार्फिंग ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? मैं तुमसे और ग्रेट एजेंसी के दूसरे तमाम एजेंट से सीनियर हूँ। सालमन अगर हलाक हो गया है तो उसकी जगह ग्रेट एजेंसी के रूल्स के मुताबिक मुझे ही उसकी सीट संभालनी थी, प्रिंसेस मार्गरेट ने गरा कर कहा। हाँ, लेकिन सालमन कैसे हलाक हुआ? क्या हुआ था उसे? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगी? हार्फिंग ने उसी अंदाज में कहा। मैं अब तुम्हारी कोलीग नहीं, हार्फिंग ग्रेट एजेंसी की चीफ हूँ। तुम मुझसे अब इस लहजे में बात नहीं कर सकते, समझे तुम, प्रिंसेस मार्गरेट ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस प्रिंसेस, समझ गया। दूसरी तरफ से हार्फिंग ने कदरे नागवार लहजे में कहा। ओके, और कोई बात करनी है तुमने? प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। नो प्रिंसेस, हार्फिंग ने उसी अंदाज में कहा। बाय, प्रिंसेस मार्गरेट ने करहत लहजे में कहा। साथ ही कान से सेलफोन हटाकर राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी उसने राब्ता खत्म ही किया था कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। प्रिंसेस मार्गरेट ने नंबर देखा तो डिस्प्ले पर कैमरॉन का मखसूस नंबर फ्लैश हो रहा था जो मिनी वाइल्ड में मौजूद था। यस कैमरॉन, अब क्यों किया है फ़ोन तुमने? प्रिंसेस मार्गरेट ने बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगाते हुए कहा।
प्रिंसेस हम ने मिनी वाइल्ड में मौजूद क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पेशकदमी करनी शुरू कर दी है। इनके पास भी असलहे की कमी नहीं है। हमारे हमले के जवाब में वो हम पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। मैंने आपसे ये परमिशन लेने के लिए फ़ोन किया है कि हम उनके सारे कबीले को एक साथ तबाह करने के लिए वहाँ मिसाइल फायर कर दें। हमारे पास DX मिसाइल मौजूद हैं जो बड़े इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। कैमरून ने कहा, मैंने तुमको उनके खात्मे का हुक्म दिया था। अब अगर तुमने लाहौर से तस्दीक कर ली है तो फिर तुम्हें फौरी तौर पर मेरे अहकामात पर अमल करना चाहिए। तुम उन पर फोर्स लेकर हमला करो या उन पर मिसाइलों की बारिश करो। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं बस क्रिमिनल्स के साथ साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा चाहती हूँ, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। यस प्रिंसेस, आप बेफिक्र रहें। अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। मैं इन पर पूरी कुव्वत से टूट पड़ूंगा और उनकी लाशों के टुकड़े उड़ा दूंगा। कैमरून ने कहा, उन पर हमले के बाद जाकर खुद वहां चेकिंग करना और अगर वहां कोई जख्मी पड़ा दिखाई दिया तो उसे भी गोली मार देना। जब तक वहां मौजूद एक एक फर्द की हलाकत की तस्दीक ना हो जाए मुझे कॉल ना करना, प्रिंसेस मार्गरेट ने सफाकी से कहा। यस प्रिंसेस, मैं उन पर DX मिसाइल फायर कराता हूँ, कैमरून ने कहा और प्रिंसेस मार्गरेट ने ओके कहकर राब्ता मुनक़िता कर दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा कैमरून की कॉल मौसूल हुई तो प्रिंसेस मार्गरेट ने फ़ौरन उसका नंबर अटेंड कर लिया। यस कैमरून, क्या रिपोर्ट है? प्रिंसेस मार्गरेट ने इंतहाई बेचैनी के आलम में पूछा। काम हो गया है प्रिंसेस, मैंने मिनी वाइल्ड के सेंटर में मौजूद क्रिमिनल ट्राइब पर DX मिसाइल फायर करा दिए थे जिनसे वहां जबरदस्त तबाही फैल गई थी। इन मिसाइलों से वहां कोई एक शख्स भी जिंदा नहीं बच सका होगा, कैमरून ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नॉनसेंस, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम वहां जाकर एक एक फर्द के हलाक होने की तस्दीक ना कर लो इस वक्त तक मुझे कॉल ना करना। तुमने मिसाइल फायर करके मुझे इसके बारे में बताना शुरू कर दिया है, प्रिंसेस मार्गरेट ने घरा कर कहा। सॉरी प्रिंसेस, DX मिसाइलों की वजह से जंगल में हर तरफ आग भड़क उठी है। हर तरफ शोले और धुआं फैला हुआ है जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी फौरी तौर पर वहां नहीं जा सकते। जंगल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन घना ज़रूर है और इस घने जंगल में आग के जल्द बुझने का कोई इम्कान नहीं। इसीलिए आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इनमें से कोई जिंदा बच सका होगा। अगर कोई मिसाइल से हिट हो जाने से बच भी गया हो तो वो जंगल में लगी हुई खौफनाक आग से नहीं बच सकेगा, कैमरून ने कहा। ठीक है, इसके बावजूद तुम अभी वहीं रहोगे। तुम जंगल का मुहासरा जारी रखना। अगर कोई आग से बचकर निकलता दिखाई दे तो उसे हलाक कर देना, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। यस प्रिंसेस, कैमरून ने कहा और प्रिंसेस मार्गरेट ने एक तवील सांस लेते हुए सेल फोन ऑफ कर दिया जैसे वो मुसलसल फोन सुन कर थक गई हो। कैमरून की बात सुनकर उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान आ गया था कि उसने जंगल में DX मिसाइल फायर कराए थे जो इंतहाई तबाहकुन मिसाइल थे और जिनसे जंगल में आग लग गई थी। जंगल में मौजूद क्रिमिनल्स के साथ साथ इमरान और उसके साथियों का भी मिसाइलों के हमलों और आग से बचना नामुमकिन था और प्रिंसेस मार्गरेट को यकीन था कि अब तक जंगल में क्रिमिनल्स के साथ साथ इमरान और उसके साथियों की भी लाशें जलकर राख हो चुकी होंगी। आग की सुर्ख चादर जैसे सारे आसमान पर फैल गई थी जिसकी तेज रोशनी ने इमरान की आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। इसने हर तरफ से तेज चीखों की आवाज़ें सुनी थी। चंद ही लम्हों में इमरान की आंखें देखने के काबिल हो गईं और फिर ये देखकर उसकी आंखें फैल गईं कि ट्राइब के गिर्द दरख्तों पर हर तरफ तेज़ और खौफनाक आग भड़क रही थी। आग चारों तरफ मौजूद थी। आसमान से सुर्ख रंग के मिसाइल उड़ते हुए आ रहे थे जो जंगल के बैरूनी हिस्सों में गिर रहे थे जहाँ ट्राइब का एक आदमी भी मौजूद नहीं था। ट्राइब में ना तो कोई मिसाइल गिर रहा था और ना ही ट्राइब के मखसूस दायरे में मौजूद किसी दरख्त या फिर ज़मीन पर मौजूद झाड़ियों में आग लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिसाइल जानबूझकर ट्राइब के इर्द गिर्द बरसाए जा रहे हों और वहाँ खौफनाक आग भड़कना शुरू हो गई हो। मिसाइल ट्राइब से दूर पट रहे थे और आग भी उनसे काफ़ी दूर थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मौजूद तमाम अफराद बेहद डर गए थे और खौफ से चीखते चलाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। ओ गॉड, ये तो हम पर मिसाइल फायर कर रहे हैं। कौन कर रहा है ऐसा? कौन हमारे ट्राइब को ख़त्म करना चाहता है? डेंजर मैन ने चीखते हुए कहा। लॉर्ड, उसने शायद तुम्हारे सारे ट्राइब को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, इसीलिए उसने फोर्स को आगे बढ़ाने के बजाय हर तरफ मिसाइल फायर कराने शुरू कर दिए हैं ताकि हमारे साथ तुम सब भी हलाक हो जाओ, इमरान ने संजीदगी से कहा। उसी लम्हे ट्राइब के चारों तरफ से उसके साथी भागते हुए वहां आ गए। उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। ये सब क्या हो रहा है इमरान साहब? ये मिसाइल और आग, सफदर ने इमरान के नज़दीक आकर तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनका कोई मिसाइल इस ट्राइब में नहीं गिरेगा और ना ही जंगल में लगी हुई आग इस तरफ आएगी, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो इन सब के साथ साथ डेंजर मैन और वहाँ मौजूद अफराद चौंक कर हैरत भरी नज़रों से इमरान की तरफ देखना शुरू हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उनमें से एक मिसाइल भी यहाँ गिर गया तो हमारा सारा ट्राइब एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगा, डेंजर मैन के एक साथी ने खौफ भरे लहजे में कहा। मैंने कहा है ना कि यहाँ कोई मिसाइल नहीं गिरेगा। शुक्र करो कि मुझे फ़ौरन ख्याल आ गया था और मैंने इस कबीले की हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया था। अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती तो फिर वाकई यहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचना था, इमरान ने कहा। क्या मतलब कि तुमने हिफाजत का बंदोबस्त किया था? ओ कहीं तुम इस मशीन की बात तो नहीं कर रहे जिसे तुम एडजस्ट कर रहे थे, डेंजर मैन ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वो 100S1 मशीन है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ 4 मशीनें और भी ऑन कराई हैं जो मेरे साथियों ने कबीले के चारों तरफ रख दी हैं। इन 5वीं मशीन ने बर वक्त काम करना शुरू कर दिया था जिनसे इस कबीले पर एक आयरन बॉक्स बन गया है। ये आयरन बॉक्स एक मखसूस रेत की वजह से बनता है जो मखसूस मशीनों से ही तैयार किया जाता है। रेत से बना हुआ कर्टन दिखाई तो नहीं देता है लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब तक हम रेत से बने हुए इस बंद डिब्बे में रहेंगे ना तो यहाँ कोई मिसाइल आकर गिर सकता है और ना ही आग हमें कोई नुकसान पहुँचा सकती है, इमरान ने कहा। बंद डिब्बा? तो क्या हम तुम्हारी रेत से बनाए हुए किसी ऐसे डिब्बे में बंद हैं जिसे देखा नहीं जा सकता, डेंजर मैन ने हैरत से कहा।
हाँ, आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि मैंने बुलेट प्रूफ शीशे का एक बड़ा बॉक्स बनाकर रख दिया है और हम इसी बुलेट प्रूफ शीशे के बने हुए बॉक्स के नीचे मौजूद हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो डेंजर मैन और उसके साथियों की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। शायद उन्होंने ऐसे किसी आयरन बॉक्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ओ तो तुम ऐसी मशीनें साथ लाए थे जिनसे तुम इन खतरनाक हमलों से बच सको, डेंजर मैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और जब मैंने कैबिन में लगा हुआ कैमरा देखा तो मुझे डॉक्टर होस्टन की बात पर यकीन हो गया कि जंगल के बाहर लार्ड की फोर्स मौजूद है। तो मुझे फिक्र हुई कि फोर्स ने हमें हलाक करने के लिए यहाँ कार्रवाई की तो वो इस तरफ मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने फौरी तौर पर कबीले को आयरन बॉक्स में कीमोफ्लेज करने का फैसला कर लिया, ताकि अगर हम पर गनशिप हेलीकॉप्टरों से भी हमला करने की कोशिश की जाए तो हम उससे अपना दिफा कर सकें। लेकिन यहाँ गनशिप हेलीकॉप्टर तो नहीं आए, अलबत्ता फोर्स ने यहाँ मिसाइलों की बारिश करनी शुरू कर दी थी। अगर मैं तुम सबके सरों पर आयरन बॉक्स ना रख देता तो हमारे टुकड़े हो चुके होते और वो भी खौफनाक आग में जलकर राख बन गए होते, इमरान ने कहा। तो डेंजर मैन उसकी तरफ काबिल तहसीन नज़रों से देखना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि तुमने हमें यकीनी और खौफनाक मौत से बचाया है, डेंजर मैन ने लरजते हुए लहजे में कहा। बचाने वाली ज़ात तो ऊपर बैठी है, मैं तो महज एक जरिया हूँ, इमरान ने कहा। जो भी हैं, आज मेरी और मेरे साथियों की जानें तुम्हारी वजह से बची हैं। प्रिंस, मैं पहले ही तुम्हारा मकरूज था, आज से मैं और ज़्यादा तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ और मेरे ये सब साथी भी तुम्हारे एहसान के बोझ तले दब गए हैं। हमारी ये नई ज़िंदगी तुम्हारी मरहून मिन्नत है, इसलिए अब अगर हमें किसी मरहले पर तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम इसे दरेह नहीं करेंगे, डेंजर मैन ने जज्बाती लहजे में कहा। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने यहाँ से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी वे बना रखा है, इमरान ने पूछा। जाहिर है जब हमें इस बात का पता है कि हमें लार्ड फोर्स ने घेर रखा है और हमारे लिए बाहर जाना भी ज़रूरी होता था, तो फिर ये कैसे हो सकता था कि हमने यहाँ इतना अरसा गुजारा हो और यहाँ से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी वे ना बनाया हो, डेंजर मैन ने कहा। गुड शो, और वो वे यकीनी तौर पर ज़ेरे ज़मीन होगा, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, डेंजर मैन ने इस बात में सर हिलाकर कहा। लेकिन इमरान साहब, यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या लार्ड फोर्स को इस बात का पता नहीं होगा कि इन लोगों ने जंगल से निकलने के लिए कोई ज़ेरे ज़मीन रास्ता बनाया है, सफदर ने कहा। क्या तुम और तुम्हारे साथी ज़ेरे ज़मीन रास्ते से बाहर जाते हैं, इमरान ने सफदर की बात का जवाब देने के बजाय डेंजर मैन से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, डेंजर मैन ने जवाब दिया। आखिरी मरतबा तुम या तुम्हारे कबीले का कोई फर्द कब इस रास्ते से बाहर गया था, इमरान ने पूछा। 2 रोज़ पहले मेरे 4 साथी गए थे इस रास्ते से, डेंजर मैन ने कहा। क्या वो वापस आए थे, इमरान ने पूछा। नहीं, यही तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ से तो हम खुफिया तौर पर निकल जाते हैं, लेकिन शहर जाते ही हम नज़रों में आ जाते हैं। फिर यही होता है कि या तो हमारे साथी ऑन द स्पॉट हलाक कर दिए जाते हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं, और गिरफ्तार होने वाले अफराद की तादाद बेहद कम है, डेंजर मैन ने कहा। तो फिर ज़रूर तुम में कोई काली भेड़ भी मौजूद है, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। काली भेड़, तुम्हारा मतलब है इन्फॉर्मर, डेंजर मैन ने चौंक कर कहा। हाँ, तो में लार्ड का कोई आदमी भी शामिल है जो लार्ड फोर्स को तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, या फिर दूसरी सूरत में तुम्हारे बनाए हुए ज़ेरे ज़मीन रास्ते का भी लार्ड फोर्स को इल्म है। जैसे ही तुम में से कोई इस रास्ते से निकल कर बाहर जाता है, उसका ताक़ुब किया जाता है और उसे फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर हलाक कर दिया जाता है, ताकि उसकी गिरफ्तारी और हलाकत का सुनकर तुम्हारे हाथ पैर और ज़्यादा फूल जाएं और तुम में से कोई भी इस जंगल से निकलने की कोशिश ना कर सके, इमरान ने कहा। हम में से कोई इन्फॉर्मर तो नहीं है, क्योंकि हर आदमी मेरी जान पहचान का है। अलबत्ता तुम्हारी दूसरी बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन रास्ते से जाने वाला आज तक कोई वापस नहीं आया है, डेंजर मैन ने कहा। क्या वो रास्ता कबीले के अंदर ही कहीं मौजूद है, इमरान ने पूछा। हाँ, जिस कैबिन में डॉक्टर होस्टन की लाश पड़ी है, ज़ेरे ज़मीन रास्ता भी हमने वहीं से निकाला था, डेंजर मैन ने जवाब दिया। तब तो बात ही खत्म हो जाती है कि लार्ड फोर्स को इस ज़ेरे ज़मीन रास्ते का इल्म नहीं है, क्योंकि इसी कैबिन में तो मुझे पहला खुफिया कैमरा दिखाई दिया था, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो क्या अब हम यहाँ से निकल सकेंगे? यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है, जूलिया ने होंठ बेचते हुए कहा। किसने कहा है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, इमरान ने चारों तरफ हैरत से देखते हुए कहा। लेकिन कैसे? यहाँ तो चारों तरफ आग ही आग है, और वो भी इस कदर भयानक। अगर हम इस आग में दाखिल हुए तो हमें राख होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। वो समझ गई थी कि इमरान पटरी से उतर रहा है। खाक हो जाएंगे हम तुमको असर होने तक, इमरान ने जूलिया की तरफ देखकर उदास लहजे में कहा। हाक पाकिशिया में जाकर होते रहना, अभी ढंग की बात करो, जूलिया ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो इमरान को एक झटका सा लगा, जैसे वो होश में आ गया हो। जूलिया और साथी मुस्कुराने लगे। वो सब समझ गए थे कि जूलिया का आंखें दिखाना काम कर गया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम इस ज़ेरे ज़मीन रास्ते से बाहर जाएंगे, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो वो सब चौंक पड़े। अभी तुम कह रहे थे कि इस रास्ते पर लार्ड फोर्स की नज़र है, तो क्या वो हमें आसानी से वहाँ से बाहर आने देंगे, सफदर ने कहा। हार्ड रेस ने जिस तरह से यहाँ हमारी हिफाजत के लिए आयरन बॉक्स बनाया है, इसी तरह इस रेस की एक और खासियत है कि रेस की रेंज में आने वाले तमाम कैमरे, खास तौर पर सिक्योरिटी कैमरे, ब्लॉक हो जाते हैं। हम अगर इस कैबिन में जाकर खुफिया रास्ता खोलेंगे तो इसके बारे में लार्ड फोर्स को कुछ इल्म नहीं हो सकेगा। हमें खामोशी से नीचे सुरंग में सफ़र करना पड़ेगा। फिर जैसे ही हम सुरंग से बाहर निकलेंगे, हम लार्ड फोर्स पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे और उन्हें जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं देंगे। वैसे भी वो इत्मीनान से बैठ गए होंगे। उन्होंने यहाँ मिसाइल फायर करके हर तरफ आग लगा दी है। उनके ख्याल के मुताबिक हमारे टुकड़े भी हो गए होंगे और हमारी लाशें भी जलकर राख बन चुकी होंगी। असल सूरत हाल का उन्हें तभी पता चलेगा जब आग बुझ जाएगी या वो यहाँ की फ़ज़ाई सर्वे करेंगे, इमरान ने कहा।
پھر تو ہمارے پاس اچھا موقع ہے، ہم سرنگ کے راستے خاموشی سے نکل کر لارڈ فورس پر حملہ کر دیتے ہیں، اس طرح ہم ان سے بدلہ بھی لے لیں گے، پھر ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا، ڈینجر مین نے کہا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر آؤ میں کھولتا ہوں وہ راستہ، ڈینجر مین نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم سب اپنے سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، اب ہم لارڈ کے خلاف کھل کر کام کریں گے، اس بار ہم ڈائریکٹ لارڈ فورٹ پر حملہ کریں گے تاکہ لارڈ کو پکڑ کر اس کا قیمہ بنا سکیں۔ ایک بار لارڈ ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم اس سے اگلے پچھلے سارے حساب چکتا کر سکتے ہیں۔ ڈینجر مین نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لارڈ فورٹ، کیا تم جانتے ہو کہ لارڈ فورٹ کہاں ہے اور کیا لارڈ اسی فورٹ میں رہتا ہے؟ اس کی بات سن کر عمران نے چونک کر کہا، ہاں، کون نہیں جانتا کہ لارڈ فورٹ کہاں ہے؟ لارڈ نے وہ فورٹ اپنی حفاظت کے لیے بنا رکھا ہے، وہ ہر وقت وہیں چھپا رہتا ہے، فورٹ میں اس نے مسلح فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی وہاں حفاظت کے بے حد انتظامات ہیں جن میں سائنسی انتظامات بھی ہیں، اور وہاں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے۔ ڈینجر مین نے کہا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ عمران نے اسی انداز میں پوچھا۔ جب لارڈ نے انڈر ورلڈ کے خلاف آپریشن کرانا شروع کیا تھا تو اسی وقت انڈر ورلڈ کے بہت سے افراد نے لارڈ اور اس کی ایجنسی کے خلاف کارروائیاں کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے لارڈ فورٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، لیکن مجھے اتنا موقع نہیں مل سکتا تھا کہ میں لارڈ فورٹ میں داخل ہو کر لارڈ کے خلاف کچھ کرتا، ڈینجر مین نے کہا۔ تو تم کیا جانتے ہو لارڈ فورٹ کے بارے میں، وہاں حفاظت کے کیا کیا انتظامات ہیں؟ عمران نے پوچھا تو ڈینجر مین نے اسے لارڈ فورٹ کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ لارڈ فورٹ میں حفاظت کے لیے لارڈ نے خصوصی طور پر 4 ماسٹرز رکھے ہوئے ہیں جو انتہائی تیز، ذہین اور طاقتور ہیں۔ فورٹ کی حفاظت کے تمام انتظامات انہی کے پاس ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاروں ماسٹرز میں دیووں جیسی طاقت ہے جن سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اور وہ اپنے مد مقابل کی چند لمحوں میں ہڈیوں کا بھی سرما بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 4 ماسٹرز کی بھی اور بہت خوبیاں ہیں جن کے بارے میں یا تو لارڈ جانتا ہے یا پھر وہ خود 4 ماسٹرز ان کی موجودگی میں لارڈ کی اجازت کے بغیر کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ لارڈ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ ڈینجر مین نے کہا، کیا 4 ماسٹرز فولاد کے بنے ہوئے ہیں؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، ہاں، میری اطلاعات کے مطابق لارڈ نے انہیں فولاد سے بھی زیادہ مضبوط بنا رکھا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان چاروں پر بم اور گولیوں کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ شاید انہوں نے اپنی کھال پر کوئی ایسی کھال چڑھا رکھی ہے جس کی وجہ سے گولیاں ان سے ٹکرا کر چٹ کر جاتی ہیں۔ ڈینجر مین نے کہا، کیا 4 ماسٹرز قلعے میں ہی ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ قلعے کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور سارے قلعے کا کنٹرول ان چاروں کے پاس ہی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ لارڈ قلعے کے کس حصے میں اور کہاں رہتا ہے۔ ڈینجر مین نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ لارڈ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے ان 4 ماسٹرز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صفدر نے کرا کر کہا، ہاں، میں نے کہا ہے نا کہ انہیں قابو کیے بغیر اس بات کا علم نہیں ہو سکتا ہے کہ لارڈ فورٹ کے کس بل میں چھپا ہوا ہے۔ ڈینجر مین نے کہا، اچھا، وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال یہاں سے تو نکلو۔ جولیا نے سر جھٹک کر کہا، او ہاں آئیں۔ ڈینجر مین نے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا اس کیبن کی جانب بڑھتا چلا گیا جہاں اس نے ڈاکٹر ہوسٹن کو باندھ کر اس پر تشدد کیا تھا۔ اس کے کیبن کی طرف جاتے ہی عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چلنے لگے اور کرائم ٹرائب کے افراد تیزی سے اپنا سامان سمیٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔